दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस अन्य राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल की उम्मीद कर रही थी, तब केरल में वाम दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर उसे झटका ही दिया। केरल में सत्तारूढ़ वाम दलों से पहले भाकपा ने वायनाड समेत 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। फिर माकपा ने 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए। इसका सीधा अर्थ है कि वाम दल केरल में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। चूँकि राहुल गांधी अभी वायनाड से सांसद हैं, इसलिए उन्हें या तो वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस जुटाना होगा या फिर अन्य किसी राज्य में चुनाव लड़ने जाना होगा। वाम दलों की सलाह तो यह है कि यदि कांग्रेस भाजपा को हराना चाहती है तो राहुल गांधी को उत्तर भारत से चुनाव लड़ना चाहिए। उत्तर भारत में उनके लिए कोई सुरक्षित सीट तलाशना एक कठिन काम है, चूँकि पिछले चुनाव में वह अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे। इसलिए इस बार शायद ही वहां से लड़ने की हिम्मत जुटाएं। वह कुछ भी करें। वाम दलों ने केरल में कांग्रेस के साथ वही व्यवहार किया जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने भी यह कहकर कांग्रेस से तालमेल करने से मना कर दिया था कि बंगाल में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। उनके इनकार का एक कारण यह भी रहा कि बंगाल में कांग्रेस वाम दलों से मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार थी और उन्हें ये दल फूटी आंख नहीं सुहाते। कठिनाई यह है कि बंगाल में वाम दल ऐसी स्थिति में नहीं कि कांग्रेस की नैया पार लगा सके। विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA की बैठकों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। वाम दलों के नेताओं ने एक तरह से कांग्रेस से राजनीतिक छल ही किया। इन बैठकों में भाकपा की ओर से जो डी राजा शामिल होते थे, उनकी पत्नी ही वायनाड से प्रत्याशी बनाई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वह पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु ने कांग्रेस का संख्या बल बढ़ाने का काम किया था, लेकिन इसमें सहयोगी दलों की भूमिका अधिक थी। पिछली बार पंजाब ने भी उसे सहारा दिया था, लेकिन इस बार वह वहां उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो उससे समझौता कर लिया, लेकिन पंजाब में ऐसा करने से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से कुछ पाए बिना दिल्ली में उससे समझौता करना पसंद किया। दिल्ली में भी उसे केवल 3 सीटें लड़ने के लिए मिल रही है, जबकि पिछली बार 5 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे।
साफ है कि कांग्रेस खुद भी अपना नुकसान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच एक राह के चयन की दुविधा होती है। आदर्शवाद वस्तुतः नैतिक मूल्यों एवं नीतिपरक सिद्धांतों वाली राह है। आदर्शवाद में विश्वास करने वाले देश इसी राह पर चलकर वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरी ओर यथार्थवाद सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। इसमें राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और अस्तित्व बचाने जैसे पहलू देशों के कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत आदर्शवाद की धारा का ध्वजवाहक रहा है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता जैसे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को प्राथमिकता दी। यह दृष्टिकोण भारत की दार्शनिक परंपराओं और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की देन था, जिन्होंने परस्पर सम्मान और सहयोग पर आधारित विश्व की संकल्पना की थी। हालांकि पिछले एक दशक के दौरान भारत के विदेश नीति परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। देश अब अधिक व्यावहारिक विदेश नीति की ओर अग्रसर है। स्टॉप।